Good afternoon, children. We are continuing chapter number 12, electricity, class 10th, साइंस सब्जेक्ट। तो पिछले वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है ये हम शुरू करेंगे पेज नंबर 209 और टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। In preceding sections, we learned about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its ends. तो हमने देखा था अब तक के चैप्टर के अंदर कि किस प्रकार से किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। इसी के कारण फ्लो होता है ना करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण और रेजिस्टेंस। In various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors. तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आते हैं जिनके अंदर हम रेजिस्टर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेजिस्टर्स। रेजिस्टर का काम क्या होता है? करंट फ्लो को कम करना, रेजिस्ट करना। इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है और जो डिवाइस इसमें हेल्प करती है उसको रेजिस्टर कहते हैं। There are two methods of joining the resistors together. Figure 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having R1, R2, R3 resistances respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फिगर 12.6, इसमें आपको तीन रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं ना तीन, R1, R2 और R3। ये तीनों जो हैं ये सीरीज में लगे हुए। कैसे लगे हुए? सीरीज में, right? Then 12.7 figure shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between points X and Y. Here the resistors are said to be connected in parallel. Parallel में आप जानते हो, वैसे भी आपको पता ही होगा, इतना 10th में हो कि parallel क्या होता है और सीरीज क्या होता है। पैरेलल में क्या होगा कि एक खराब हो गया तो बाकी तो चलते ही रहेंगे, लेकिन सीरीज में क्या होता है? एक खराब हुआ तो बाकी भी खराब होगा। तो जो आप दिवाली के टाइम पे जो लड़ियां लगाने के लिए लाते हो तो वो सीरीज में होती हैं, कुछ पैरेलल होती हैं। तो सीरीज में होगा एक खराब हुई तो पूरी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों को देखा कि सीरीज में जो है ये ऊपर वाला 12.6 फिगर जो है, यहाँ पे तीन रजिस्टर देख रहे हो, R1, R2, R3 तीनों सीरीज में है और दूसरे के अंदर आप देख रहे हो तीनों पैरेलल में। पैरेलल में कैसे लगे होते हैं वो आपने देख लिया, ठीक है। What happens? रेजिस्टर्स इन सीरीज की बात कर रहे हैं। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? अब एक सर्किट के अंदर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया। कैसे लगाया? सीरीज में। इनकी पहला फिगर जो हमारा वो देख रहे हैं। What would be their equivalent resistance? Let us try to understand these with the help of following activities. अब यहाँ पर एक्टिविटी दी है इन्होंने, उसके हिसाब से देखना है अपने को, ठीक है। Now you will observe that the value of current in the ammeter is the same independent of its position in the electric circuit. It means that in a series combination of resistors, the current is the same in every part of the circuit or the same current through each resistor. जब हम resistors को सीरीज में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सीरीज में। जब वो सीरीज में लगे होंगे तो एमीटर जो करंट जांचने का काम करता है उसकी रीडिंग सेम रहेगी। यानी कि तीनों रेजिस्टर्स को जब आप चेक करोगे तो तीनों में आपको करंट की वैल्यू सेम मिलेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि उस पूरे सर्किट के अंदर करंट की जो मात्रा है वो सेम ही रहेगी। तीनों रेजिस्टर्स आप देखोगे सब जगह आपको सेम करंट की वैल्यू दिखाई देगी। कौन से केस की बात कर रहा हूं मैं? सीरीज की बात कर रहा हूं। वही हम दूसरा लेते हैं अभी। You will observe that the potential difference V is equal to the sum of potential differences V1, V2 and V3. That is the total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistors. That is, अब इस केस के अंदर जो हमने सीरीज वाला किया अभी, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो तीनों का, हमने देखा तीन रेजिस्टर लगाए हैं तो तीनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दो दो एंड पे अलग अलग होगा। तो पहले को हम मानते हैं V1 पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे रेजिस्टर में जो है वो V2 है और तीसरे के अंदर हमने माना V3। क्या माना? V3, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो तीनों रेजिस्टेंस के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एंड टू एंड, उन तीनों को प्लस कर दिया जाएगा तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा।
इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 12.8 फिगर जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिख रहा है, लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। यहां पर इस सर्किट के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो आई मान लेते हैं। लिखा हुआ है ना ऊपर आई, नहीं दिया हुआ, नहीं, हाँ इस तरफ है ना, ये आई करंट उसमें से पास हो रहा है। सपोज द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज आल्सो आई, और वही करंट रेजिस्टर में से पास हो रहा है वो भी आई है। It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance R, such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same, applying the Ohm's law to the entire circuit. अब देखो, हमने देखा कि तीनों जो सर्किट है रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर लगाए थे, पहले का डिफरेंस R1 V1 फिर V2 फिर V3, यानी कि तीनों को प्लस किया तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिला, V = V1 V2 V3 को प्लस किया तो यानी कि तीन पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिले अलग अलग, और उसको जोड़ा तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिला उस सर्किट का। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उन तीनों रेजिस्टर को निकाल के उनकी जगह सेम वैल्यू वाला एक रेजिस्टर डाल दें। एक कमरे के अंदर तीन बल्ब ले गए 3-3 वाट के, और हम तीनों को निकाल के एक लगा दें 9 वाट का, फर्क पड़ेगा? सेम ही हुआ, 3-3 वाट के तीन जल रहे थे, यानी कि टोटल 9 वाट हुआ। हमने तीन की जगह पे एक लगा दिया 9 वाट का, तो वैसा हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो अप्लाइंग ओम लॉ वी हैव, ओम लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा? ओम लॉ बोलती है V = IR, ओम लॉ किया था हमने कल, तो V = पोटेंशियल डिफरेंस = I, दैट इज करंट इनटू R मींस रेजिस्टेंस। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलती है? अगर हम बात करें पहले की, अप्लाई तीनों पे अलग अलग लगाएं, तीन रेजिस्टर है ना, तो तीनों पे अलग अलग लगाएंगे, तो V1 = I × R1। R1 क्या है? फर्स्ट रेजिस्टर, V1 क्या है? उसके द्वारा उत्पन्न किया गया पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे V2 जो है वो है सेकंड रेजिस्टर के द्वारा उत्पन्न किया गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो VT = I × R2। तीसरा होगा V3 = I × R3। अब तीनों को आप एक साथ लोगे तो IR टोटल करंट, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस = IR = IR1 + IR2 + IR3, आपकी बुक के अंदर जो दिया गया। वैसे ही टोटल रेजिस्टेंस IR क्या है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इसको हम टोटल रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, आई तो तीनों जगह पर सेम ही है, करंट तो सेम ही है ना तीनों जगह पर, तो RS यानी कि टोटल रेजिस्टेंस = R1 + R2 + R3। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगा हमको? तीनों को प्लस करने पे। We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals the sum of their individual resistance R1, R2 and R3 and is thus greater than any individual resistance। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर जो है R1, R2 और R3, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिला RS, जो कि टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया गया है। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। ये हम लोग एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे। चलो न्यूमेरिकल्स हम एक बार फिर से दोबारा एक नए वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। तो हमने देख लिया रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है। Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with combination of cell as shown in the figure 12.7। हमने पीछे फिगर में देखा 12.7 में, तो वो सेम अरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया है। R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टर्स हैं, पहले हमने देखा था वो सीरीज में थे, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया उसको पैरेलल में। Now it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination। अब यहाँ पर क्या पता लगे हमको कि जो टोटल करंट है that is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination, यानी कि हर एक में से जो निकल के आ रहा है ना, तीनों पैरेलल में लगाए मैंने, पहले क्या था तीनों सीरीज में थे, सीधा पास हो रहा था करंट, तो करंट सेम था सब जगह पर, देखा था ना एमीटर की रीडिंग में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब वो तीनों ऐसे लगे, यानी कि जब पहले में से रजिस्टर पास हो रहा है करंट, फिर दूसरे में से, तीसरे में से, तो तीनों में से जो पास हो रहा है करंट वो क्या है? अलग अलग, दैट इज नॉट सेम। तो इसका मतलब करंट जो है पहले तीनों में से सेम पास हो रहा था, लेकिन तीनों में से अलग पास हो रहा है, यानी कि फर्स्ट रजिस्टर में से पास होने के बाद जो मिल रहा है आगे उसको हमने माना I1, दूसरे में से पास हो रहा है उसको I2, तीसरे में से पास हो रहा है उसको माना I3। ठीक है,
लेट आरपी विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हम मानते हैं कि उस पूरे कॉम्बिनेशन का, पूरा जो सेटअप किया ना हमने 3 रेजिस्टर लगा के, उसका पूरा जो रेजिस्टेंस है उसको मानते हैं आरपी, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आरपी मान लिया हमने, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए, I इज इक्वल टू वी आर, I इज इक्वल टू वी आर होता है जो पीछे हमने सॉल्व किया ओम्स लॉ। तो यहां पर हमने I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पी। आर पी क्यों लिया, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस लिया हमने। क्या लिया, आर पी टोटल रेजिस्टेंस। नाउ ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टर, अपनी बुक के अंदर देखिएगा आप लोग, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टर वी हैव, और हर एक रेजिस्टर पे जब हम लगाएंगे तो आपको पता है जैसे पीछे हमने देखा था R1 R2 R3 था, वैसे ही यहां पर करंट भी चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस तो है ही। तो I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R1, ये पहले की बात कर रहे हैं। फिर दूसरे में क्या होगा, करंट I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, सेकंड रेजिस्टर। थर्ड में होगा I3 इज इक्वल टू वी अपॉन R3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 12.15 एंड 12.17, तीनों में से हम देखेंगे तो मिलेगा V अपॉन RP, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। वैसे ही RP टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब 1 अपॉन क्यों किया हमने, क्योंकि R जो है वो नीचे है और V पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर है, यानी कि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि ऊपर V है इसलिए हमने V की जगह 1 लगा दिया। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances। यानी कि अगर हम कोई भी जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिया हमने, यानी कि 1 अपॉन RP किया, 1 अपॉन RP लिया ना स्टार्टिंग में, जो पहला इक्वेशन में आप देख लो 1 अपॉन RP, तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लिया था टोटल रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन, यानी कि उसको नीचे लिया। तो अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का 1 अपॉन किया, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिया, दैट इज इक्वल टू द ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स दैट आर जॉइंड इन पैरेलल, उनका सम, लेकिन सम भी रेसिप्रोकल में, मतलब वो भी 1 अपॉन ही लिया ना हमने। क्या लिया है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। यानी कि इधर भी RP जो है वो 1 के नीचे है, उधर भी R है जो R1 R2 R3 वो 1 के नीचे है, यानी कि उनके सम का रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल लेके उसका सम करना, और इस तरफ जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है। यानी कि ईच एक रेजिस्टेंस जो आपने लिया, पहला सर्किट हमने कौन सा देखा, R1 है, तो R1 का जो रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन करके लेंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। वैसे ही दूसरे का भी 1 अपॉन R2, तीसरे का 1 अपॉन R3, तो तीनों का हमने 1 अपॉन करके ले लिया, यानी कि रेसिप्रोकल लिया तीनों रेजिस्टेंसेस का। दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिया हमने, RP, उसका भी रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन RP, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द इक्वेशन इस तरीके से हो गए। Now we have seen that in a series circuit the current is constant through the electric circuit। ये तो हमने देखा था कि जब सीरीज में से पास हो रहा तो करंट तो चेंज हुआ ही नहीं था, रीडिंग सब जगह सेम ही आ रही थी। एमीटर की पहले केस की बात करो, जब हमने सीरीज में लगाया था ऐसे करके, ऐसे जब करंट सीधा पास हो रहा तो उस टाइम क्या था, करंट जो था कांस्टेंट था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. Another major disadvantage of a series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the components works. अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब हमने देखा कि जब हमने उसको सीरीज में लगाया था तो करंट तो सेम ही पास हो रहा है, लेकिन घर में जो हम चीजें जलाते हैं, आपको पता है बल्ब जलाने के लिए अलग पावर चाहिए और एक आयन, कपड़े आयन करने के लिए यूज कर, उसको अलग पावर चाहिए। तो अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो पावर, करंट तो सेम ही पास हो रहा है, लेकिन उसको अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, तो इस कारण से हमें सीरीज में नहीं लगाना चाहिए। दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जब सीरीज के अंदर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, कि कोई एक चीज उड़ जाए, खराब हो जाए, तो पूरा ही सर्किट काम करना बंद कर देते हैं, पूरा ही बंद हो जाता है।
ये दो डिसएडवांटेज हैं। If you have used fairy lights to decorate buildings on festivals or marriage celebrations, etc., you might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulbs. Each has to be tested to find which has fused or gone. On the other hand, a parallel circuit divides the current through the electrical gadget. The total resistance in parallel circuit is decreased as per equation 12.18. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. अब आपने देखा होगा जो हम शादी ब्याह के समय डेकोरेशन करते हैं, बाहर जो लाइटें लगाते हैं, वो लाइटें इलेक्ट्रिशियन जो होता है, अगर आप उसको या तो उसको फेंक दो, खराब हो जाए, अगर उसको आपको रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो बल्ब खराब हो जाता है उसको काट कर उस तार को जोड़ दो। बल्ब खराब होने का मतलब कि यहाँ से करंट तार ऐसे लंबी जा रही है, ये तार और ये तार, ये बल्ब के ऊपर दो छेड़े ये लगे हुए हैं, अब ये बल्ब खराब हो गया, इसका मतलब ये करंट आगे नहीं जा रहा, तो ये बंद हो गया, इस कारण से सब बंद हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, उस बल्ब को निकाल दो और इन तारों को जोड़ दो, करंट पास होने लगेगा, बाकी चलने लगेगी सारी। ठीक है, तो ऐसे में काफी टाइम लगता है, लेकिन अब हर एक बल्ब को चेक करना पड़ेगा, ऐसे आसान है हर एक बल्ब को चेक करना? नहीं, तो काफी समय लगता है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐसी समस्या नहीं आती। पैरेलल में क्या होता है कि एक बंद हुआ कोई बात नहीं, बाकी तो चलते रहेंगे, बाकी तो चलते रहेंगे। और पैरेलल में क्या होता है कि अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग पावर चाहिए चलने के लिए, तो उनको उतनी उतनी पावर अलग से मिलती रहती है, क्योंकि करंट जो है वो पैरेलल में अलग अलग तरीके से पास होता है। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में। We know that a battery or a cell is a source of electrical energy. एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स जो है वो क्या है, सेल या बैटरी। बैटरी का उपयोग करेंगे, उसी का हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी ना। The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that set the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था टॉर्च वाला, टॉर्च के अंदर हमने सेल डाला, बैटरी डाली, तो वो सर्किट कंप्लीट हुआ और जलने लगा। सेल के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपने देखा होगा सेल जहां भी आप डालते हो, भले रिमोट के अंदर डालते हो, कहीं भी डालते हो, उसमें लिखा होता है किस तरफ डालना है। अगर आप उसको उल्टा करके डाल दोगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दोगे, तो आपका रिमोट या आपकी वो चीज टॉर्च नहीं जलेगी। तो उसको आपको जैसे उसके अंदर पता है फोटो बनी होती है, सेल की फोटो बनी होती है, ऐसे डालना है, कैसे डालना है, तो उसके हिसाब से डालना पड़ता है। इससे पता लगता है कि इसके दो टर्मिनल्स हैं। करंट फ्लो के लिए क्या चीज जिम्मेदार होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी तो करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों एंड्स के ऊपर, इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसी कारण से वो फ्लो होगा करंट। तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जब वो सर्किट कंप्लीट होता है तो वो मूव करना शुरू कर दिए। इसी कारण से हमको टॉर्च या कोई भी चीज जब उसमें सेल डाल देते हैं तो चलते हुए दिखाई देते हैं। We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. Where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work, like in rotating the blades of an electric fan. The rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. We often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time, etc. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is, a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, इलेक्ट्रिक आयन एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज में से एनर्जी पास होती है, जैसे कि आप टॉर्च ले लो, टॉर्च भी छोटी सी होती है, उसके अंदर बल्ब इतना सा होता है टॉर्च के अंदर, लेकिन काफी देर जलती रहे तो गर्म हो जाएगी ना गर्म। इवन हम मोबाइल जो है, मोबाइल हम ज्यादा देर चलाते हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है। मोबाइल कैसे गर्म होगा, भी तुमने उसको तापनी करवाई, आग जलाई थी उसमें? नहीं, फिर भी गर्म हो जाता है। पंखा पूरी रात चलता है, सुबह उठ के देखोगे, हाथ लगाओगे, गर्म हो जाएगा। मम्मी बोलती है ना कभी कभी, अरे संडे वाला दिन है,
सुबह तुम जल्दी नहीं उठ रहे, हम बोलेंगे उठ जाओ भाई, पंखे को थोड़ा सांस दिलवाओ, गर्म हो जाएगा पंखा। टीवी चल रहा है, संडे वाले दिन सुबह से बैठे हो, टीवी शाम हो गई, मैच आ रहा है, मम्मी बोलेगी अरे थोड़ी देर छोड़ दो, टीवी को बंद कर दो, उसको सांस तो लेने दो, जल जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाता है। देखे ना, हर चीज हीट होने लगती है। तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि करंट किसी चीज से जब पास होता है तो वो हीट भी क्रिएट करता है। अब इसी इफेक्ट का यूज किया जाता है कुछ गैजेट्स के अंदर टोटल हीट करने के लिए। ये कैसे होता है कि जैसे कि अभी एनर्जी देखो, पंखा जो चलता है वो एनर्जी उसके अंदर जब जाती है तो मोटर घूमती है और उसके ब्लेड्स घूमते हैं, तो एनर्जी वहां पर उसकी लग रही है। पंखे में एनर्जी कहां लगती है? उसके घूमने में लगती है। अगर पंखे को चालू कर दो और वो घूमे ही नहीं तो उसका मतलब है कुछ? पंखे से हम हाथ तो नहीं सेकते, अभी गर्म हो जाएगा हाथ सेकने के बाद। पंखे को हम क्यों चालू करते हैं कि हमने करंट लगाया, उसको जब करंट पास किया तो वो घूमने लगेगा और हमें हवा देगा। कूलर का भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका जो ये सिस्टम है इसको बैन कर दें, इसको रोक दें किसी हिसाब से, तो क्या होगा? वो गर्म होने लगेगा। मोटर अगर उसकी काम नहीं कर रही है घूमने में, मोटर उसकी घूमने में काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? उसके अंदर जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होने लगेगा। तो ये जो फिनोमिनन है ये यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक आयन के अंदर। ठीक है, क्या होता है? करंट आता है, उसके अंदर कोई घूमने वाला कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है, तो क्या होता है? वो गर्म होने लगती है आयन प्रेस, फिर वो हमारे कपड़े प्रेस करने के काम आती है, आयन करने के काम आती है। हीटर की बात करो, हीटर देखा तुमने? हीटर क्या है? गर्म होगा, स्प्रिंग वाला हीटर आता था पहले, तो अभी तो नए नए सिस्टम आ गए हैं, तो स्प्रिंग सा आता था, उसमें से तार लगा दो, प्लग लगा दो, वो स्प्रिंग है, धीरे धीरे गर्म होगा, लाल एकदम रेड कलर का हो जाएगा, और फिर वो गर्मी देगा। लोग उसमें खाना भी पकाते हैं, बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका जो करंट है उसी के कारण से वो गर्म हो रहा है, बिजली के कारण ही वो गर्म हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। की बिजली की कोई भी चीज़ है वो गर्म तो होती है, तो अगर हम उसको देखें कि उसका फंक्शन है, जैसे कि प्रेस की बात करें, आयन जो होती है वो, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर है, ये गर्म होने का काम करती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट ओनली, करंट के कारण ही गर्म होती है। Consider a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. अब हमने देखा एक करंट फ्लो हो रहा है और एक सर्किट के अंदर से, और रेजिस्टेंस R है और पोटेंशियल डिफरेंस इज V. Let T be the time during which a charge Q flows across it. अब T टाइम है, यानी कि Q चार्ज फ्लो होने में T टाइम लगा। चार्ज कितना फ्लो हुआ? Q, टाइम कितना लगा? T. The work done in moving the charge Q through a potential difference V is VQ. Potential difference जो होता है, यानी कि वर्क डन, पढ़ा था हमने कल, वर्क डन W is equal to VQ. W is equal to VQ. Potential difference और charge, Q is charge. Therefore the source must supply energy equal to VQ in time t. तो इसका मतलब कि जो सोर्स है जहां से भी एनर्जी उसको मिल रही है, वो टी टाइम के अंदर कितनी एनर्जी देगा उसको? VQ. VQ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और कितना चार्ज पास हो रहा है, उसके बराबर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी टी टाइम के अंदर, तब वो चलता रहेगा। Hence the power input to the circuit by sources. तो पावर इनपुट, कितनी पावर उसको चाहिए? पावर कितनी चाहिए? VQ के लिए V इंटू Q. Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इंटू Q करेंगे तो जितना चार्ज पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, उतनी एनर्जी उसको चाहिए, उतनी हमें पावर अंदर देनी पड़ेगी। तो इसको अगर हम लिखे देखेंगे तो P है यहाँ पर पावर, P इज इक्वल टू V इंटू Q। V इंटू Q मैंने बताया VQ, VQ टाइम T डिवाइड करके कितने समय तक देना है? T टाइम पे, तो VQ अपॉन T हो जाएगा, VQ अपॉन T हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू VQ अपॉन T। अब इसमें आप VQ अपॉन T में अगर Q अपॉन T देखो तो Q अपॉन T क्या होता है? करंट होता है। Q अपॉन T क्या होता है? करंट। तो Q अपॉन T को आप रिप्लेस कर दो I से, I इज करंट, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू VI, बन जाएगी ना, P इज इक्वल टू VI। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज P इंटू T, दैट इज VIT। या फिर दूसरी तरफ से आप देखोगे तो एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स
कोई भी सोर्स जो है वो एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहा है, दैट इज टी टाइम के अंदर वो होगा P इंटू डी। कितनी एनर्जी उसको सप्लाई की गई, तो पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितने समय के लिए की गई और कितनी सप्लाई की गई, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो P इंटू टी, तो वो होगा तुम्हारा VIT। क्या होगा, VIT। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर P इज इक्वल टू VI, तो अगर टाइम T ले लेते हैं, P इंटू टी, अगर हम उस तरफ ले जाएं P इंटू डी, पावर इंटू टाइम, तो P इंटू टी इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी VIT। What happens to this energy expended by the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat. Thus, for a steady current I, the amount of heat H produced in time t is। तो इस तरीके से अगर एक स्टेडी करंट, यानी कि एक ही गति से जाता हुआ करंट है, मतलब जो शफल नहीं कर रहा करंट, एक ही गति से जाता हुआ जो करंट है, उसके लिए द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, H क्या है, हीट, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा टी टाइम के अंदर, वो होगा H इज इक्वल टू VIT। H इज इक्वल टू VIT। पावर VI होता है, हमने देख लिया, पावर क्या होता है, V इंटू I। ठीक है, तो हमें पावर कितनी देनी पड़ेगी, जितनी हम पावर देंगे कितने समय के लिए, पावर और समय, P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ऊपर देखा ना, P इंटू टी दिया गया है, तो हमने P को रिप्लेस कर दिया H से, यानी कि हीट, जितनी पावर जाएगी, गर्म भी तो होगा वो, कितने समय तक पावर दी हमने, टी टाइम तक दी, तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी आपकी H इज इक्वल टू VIT। क्या बनेगा, H इज इक्वल टू VIT। यहाँ पर H क्या है, हीट, I है करंट, V है पोटेंशियल डिफरेंस और T है टाइम। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाएंगे, हमें मिलेगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द लॉ इंप्लाइज दैट, ये लॉ क्या बताती है, द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर, कि एक रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो I स्क्वायर दिया गया, फॉर्मूला देख के डेफिनेशन बनेगी, H इज इक्वल टू जूल्स लॉ क्या बोल रही है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इससे पता लगता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट। मैं बाकी को छोड़ देता हूँ, RT को छोड़ दो, H इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर। I क्या है, करंट है, करंट का स्क्वायर, इक्वल टू है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अपॉन में होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, ठीक है, अपॉन में नहीं है, 1 अपॉन I स्क्वायर तो नहीं है, सीधा है H इज इक्वल टू I स्क्वायर। H है हमारा हीट, I है करंट, तो इसको इंग्लिश लिखेंगे कैसे, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट, कि उस रेजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के बराबर है। बन गया। अब दूसरा आप उसमें से उठाओ, दूसरा बता रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। अब I स्क्वायर हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरा उठा लो R, तो H इज इक्वल टू R, यानी कि हीट उतनी प्रोड्यूस होगी जितना रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टर का। R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो दैट विल बी इक्वल टू द, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट, भी कितना रेजिस्टेंस है उसके बराबर होगा हीट प्रोड्यूस। अब I स्क्वायर और R को छोड़ दो, T दे लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तीसरा बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि कितने समय तक उस रेजिस्टर में से करंट फ्लो होता है। तो यानी कि यहाँ पर तीनों से ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें सबको ये पता होना चाहिए कि H क्या है, I क्या है, R क्या है, T क्या है, फिर आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस is connected to a known voltage source is used after calculating the current through it using the relation I is equal to VR। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो कनेक्ट की जाती है वोल्टेज सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से जब उसको कनेक्ट किया जाता है तो यही रिलेशन के द्वारा उसकी वोल्टेज वगैरह ढूंढी जाती है, जैसे कि I is equal to V upon R। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, द जनरेशन ऑफ हीट इज
in a conductor is an inevitable consequence of electric circuit. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy to heat. In electrical circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, electric heater are some of the familiar devices based on Joule's heating. अब एक्चुअल में देखने जाए तो हर जगह पर करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है उसका उपयोग हर जगह पर होता है। क्या हर बार हमारे लिए जरूरी है, हर बार हमारे लिए उपयोगी है? नहीं, वो हर बार हमारे लिए उपयोगी नहीं। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर भी, जो बल्ब हम जलाते हैं या टीवी चलाते हैं या पंखा चलाते हैं वो गर्म भी होता है, तो इसके द्वारा सम हीट इज लॉस्ट, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस होती है। अब भाई मैंने बल्ब जलाया ताकि मुझे रोशनी मिले, मैंने वो बल्ब को गर्म करके हाथ नहीं सेकने या फिर उसके ऊपर रोटियां नहीं बनानी, राइट है ना? तो फिर भी वो जो हीट है वो तो जनरेट होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो मेरे लिए यूजफुल है? मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो बल्ब से रोशनी चाहिए। अगर वो गर्म ना होगा तो जितनी हीट लॉस हो रही है वो भी मुझे काम आएगी, लेकिन वो तो गर्म हो गई बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन उसका मेरे लिए उपयोग नहीं। तो ये ज्यादातर केसेस में होता ही, कोई भी अप्लायंस है वो गर्म होता ही। और देखो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके पीछे से कितनी गर्मी निकलती है, इसीलिए बोलते हैं उसको थोड़ा दूर रखो ताकि उसकी हवा पास होती रहे, वहां से दीवार से दूर रखने के लिए बोला जाता है। लेकिन फ्रिज का काम क्या है? गर्म करना, ठंडा करना, वो तो ठंडा करती है, फिर उसमें इलेक्ट्रिक जो हीटिंग इफेक्ट है उसका तो मतलब नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से जो ये है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद ये क्या करती है, अब देखो कभी कभी ये भी होता है कि हम देखते हैं कि टीवी सुबह से चल रहा है, रात हो गई, मम्मी बोलते बंद कर दो, और कई बार ज्यादा गर्म होने से, ज्यादा चलने से टीवी उड़ जाता है। अब मैकेनिक के पास गए, उसने बोला भी गर्म होकर ही सर्किट उड़ गया, बल्ब जो है गर्म होकर उड़ गया, कोई भी चीज जो है गर्म होकर उड़ जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उस अप्लायंस का, और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो जिस काम के लिए लगाए जाते हैं उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो उनके जो काम होते हैं उनको भी रोक देता हो। यानी कि वो जो काम कर रहा है, जैसे कंपोनेंट लगाया जिसका काम है करंट को कंट्रोल करना, रजिस्टर, अब बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग वो रजिस्टर उड़ गया तो करंट आगे डायरेक्ट चला जाएगा, जल गई अप्लायंस हमारी। तो ये है इसका नुकसान, लेकिन इसके फायदे भी हैं। अब हीटिंग इफेक्ट के कारण ही तो आप लोग गर्मा गर्म टोस्ट खा सकते हो। टोस्टर क्या करता है? टोस्टर गर्म होता है, उसके अंदर आप ब्रेड डाल देते हैं, गर्म हो जाता है और ब्रेड सिक जाता है, हम खा लेते हैं। ओवन क्या करता है? ओवन के अंदर हम चीज रख देते हैं, केक बनने के लिए कुछ भी रख देते हैं, चारों तरफ से गर्मी मिलती है, केक तैयार हो जाता है। आयन, कपड़े प्रेस करते हैं जिससे आयन करते हैं, अगर आयन गर्म ना हो तो कपड़े कैसे आयन हो, ठीक है ना? फिर इलेक्ट्रिक हीटर की बात करो, इलेक्ट्रिक केटल की बात करो, पानी गर्म होता है। पता है थोड़ा समय पहले हम देखें तो हमें पानी, अब देखो जैसे कोरोना काल चल रहा है तो अभी हमें पानी गर्म पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है? अब आप हर बार गैस चालू करके गर्म करो तो आदमी आलस करेगा, बोले छोड़ना है, कौन बार बार गर्म करेगा ना आलस आदमी। अगर इससे भी पहले चले जाओ 20-30 साल पहले, तो चूल्हे पे गर्म होता था पानी, तो शायद अगर तब कभी कोरोना आया होता तो हम तो चूल्हे के अंदर बैठ जाते, क्योंकि बार बार कौन गर्म करे, लकड़ियां जलाए, ठीक है? लेकिन अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक केटल आ गई। पता है हमारे हर एक के घर में ज्यादातर केटल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? उसमें पानी डालो, बस बटन दबाया और पानी गर्म, 30 सेकंड नहीं लगते पानी गर्म करने, ठीक है? तो ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी है। तो ये अप्लायंसेस के अंदर ये जूल्स लॉ जो है, जूल्स का जो हीटिंग इफेक्ट है वही इसमें यूज होता है। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, as in an electric bulb. Here the filament must retain as much as the heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such high temperature. A strong metal with high melting point such as tungsten is used for making bulb filaments. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support, etc. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament.
most of the power consumed by the filament appears as heat, but small part of it is in the form of light radiated. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। जो आप लोग आजकल तो हमारे पास CFL वगैरह आ गई, तो हमें पता नहीं लगता वो इस बल्ब LED है, CFL है, LED आ गया ज़्यादातर। बट आपने पीले वाला बल्ब देखा होगा, देखा है पीला बल्ब? पीले बल्ब को आप देखोगे तो उसके अंदर एक ऐसे आपको दो सींग दिखाई देंगे, और ये दोनों सींग हो गई आपस में एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी होगी, पतला सा स्प्रिंग होते हैं जुड़े होते हैं। अगर आप उस बल्ब को जोर से ऐसे हिलाओगे भी ना तो वो शायद स्प्रिंग टूट भी जाएगा, अलग हो जाएगी उससे। अगर नहीं देखा है तो किसी भी शॉप पे जाके एक 10 रुपये का बल्ब आता है, एक लेके आप ध्यान से देखना, उसके अंदर वो फिलामेंट, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो अगर हम बोलें कि हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपको बता दूं कि बल्ब जो है वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। अब बल्ब तो हमें लाइट देता है, तो हीट होने की क्या जरूरत है? पर आपको पता होगा जब उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, होता है ना, दो ये गोल बल्ब है, बल्ब के अंदर यहाँ से दो ऐसे छेड़े उसके टावर्स गए हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ा गया स्प्रिंग के द्वारा। वो जो दोनों छेड़ों के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और वो फिलामेंट जो है वो बनता है टंगस्टन से। कौन सा मेटल होता है वो? टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना ऊंचा मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि उसको पिघलाने के लिए आपको 3500 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब जो बिजली हम पास करते हैं, करंट, जब अपने बल्ब को लगाया सर्किट के अंदर तो उसके अंदर से करंट पास होने लगा। उस करंट पास होने की वजह से उसका फिलामेंट गर्म हुआ। क्या हुआ? गर्म हुआ, और गर्म होकर वो जलने लगा। यहां पर जलने का मतलब क्या है? वो गर्म होकर रोशनी दे रहा है। लोहा गर्म हो जाता है तो कौन सा कलर हो जाता है? लाल हो जाता है, लाल पीला डार्क रेड सा, लाइट रेड। तो वो ऐसा हो जाता है तो हमें आजू बाजू रोशनी नहीं दिखेगी, उसकी दिखेगी ना। तो उसी प्रकार से बल्ब जो है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। इस केस के अंदर बहुत कम जो एनर्जी होती है वो हमें लाइट के रूप में मिलती है। ज्यादातर जो एनर्जी होती है हीट के रूप में बल्ब कंज्यूम करता है, वो हीट देता है, क्योंकि उसको फिलामेंट को गर्म होना होता है ना। अगर फिलामेंट गर्म नहीं होगा तो फिर आग कैसे, लाइट कैसे मिलेगी? अब यहां पर अगर वो फिलामेंट जो है अगर वो थोड़ा गर्म होते ही जल जाए तो फिर तो हमारा तो नुकसान हो गया। भी हमें तो लाइट चाहिए, लेकिन वो बल्ब अगर दिन में 10 बार जलेगा, खराब हो जाएगा, तो हम तो रुट जाएंगे लेते लेते। तो इसलिए उसको उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण से वो जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन हमें रोशनी क्यों मिलती है? क्योंकि वो फिलामेंट गर्म होकर चमकता है। हीटर देखा तुम लोगों ने? हीटर पहले घरों के अंदर उसके ऊपर स्प्रिंग लगे होते थे ऐसे आड़े टेढ़े, नोटिस किया कभी? नहीं किया? गांव में तो आम चीजें हैं, तुमने देखा है? तो वो उसके अंदर ना स्प्रिंग, जो हमारा स्प्रिंग आता है ना, कोई भी स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग तो देखा ही तुम लोगों ने। वैसा स्प्रिंग आता है तो उसके अंदर ना ऐसे शेप दिया होता है, अलग खांचे बने होते हैं। वो प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर स्प्रिंग को ऐसे फंसा देते हैं, और उसके दो एंड, एक ही एंड और दूसरा एंड जो है उनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वेरी सिंपल टू मेक। भले हम डायरेक्ट भी कनेक्ट कर दो, या फिर ऐसा उन दोनों को प्लग से कनेक्ट कर दो और प्लग में एक और प्लग डाल दो, यानी कि उसको बनाया जाता है। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिजली पास होती है, तो स्प्रिंग क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है? वो लाल एकदम, तो उससे रोशनी भी मिलती है, लेकिन रोशनी इतनी नहीं मिलती है, लेकिन उससे हीट बहुत मिलती है। तो उसको रूम गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है ठंड के टाइम पे, खासकर नॉर्थ इंडिया में जैसे बहुत ठंड होती है वहाँ, और उस पर लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाते, इतनी ठंड होती है, तो लोग हीटर जला के खाना वाना बना लेते हैं घरों में। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ऐसे केस के अंदर जो बल्ब जो है वो हीटिंग इफेक्ट का यूज करता है, हीट का। लेकिन वो हीट जो है उसमें से वो बोल रहे हैं कि सिर्फ थोड़ी सी ही लाइट होती है, बहुत स्मॉल पार्ट होता है उस हीट का, उस पावर का, जो वो हमें लाइट के रूप में देता है। बाकी ज्यादा तो वो क्या करता है? अपने आप को गर्म करने के लिए, गर्म होगा तभी जलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बल्ब काम करता है। Another common application of Joule's heating is the fuse used in the electric circuit. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of a metal
or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminium, copper, iron, lead, etc. If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends. The fuses used for domestic purposes are rated as 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, etc. For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 upon 220A, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. अब पहला एप्लीकेशन तो हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल की बल्ब के अंदर नापा। दूसरा हीटिंग इफेक्ट इसका दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि जो फ्यूज आपने देखा हो, नोटिस किया कभी फ्यूज देखा है किसी ने? फ्यूज मैं दिखाता हूँ लाकर तुम लोगों को फ्यूज, मेरे का लास्ट ईयर दिखाया था मेरे बच्चों को, सबको दिखाता हूँ फ्यूज मैंने रखा हुआ है वो एक, और मैं हर एक बच्चे को एक बार तो मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे, वो भी दिखाता हूँ उनको, उसको बता देता हूँ क्या होता है। फ्यूज जो है वो एक इतना सा एक पोर्सिलिन मटेरियल का बना एक खांचा होता है, इतना एक डिब्बी सी होती है, उसके अंदर दो एंड प्लास्टिक लोहे के होते हैं, एक ये मेटल होता है, इधर भी मेटल, लोहा मेटल बोल दो कोई भी। इसके साथ एक तार लपेट दी जाती है, एक तार के द्वारा इस एंड को और इस एंड को जोड़ दिया जाता है। इधर से मैंने तार लपेट दी, उसी तार को इधर जोड़ दिया, तो एक तार के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है और इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। कैसे? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे मीटर के पास लगा होता है, जहाँ मीटर होता है जहाँ से घर में बिजली आती है, मीटर के पास एक बोर्ड लगा होता है बड़ा, इसके अंदर स्विचेज होते हैं ऊपर नीचे करने वाले। आजकल तो MCB RCB वगैरह आ गए, उसमें और एक बॉक्स बना होता है, तो वहाँ पर ही होता है। और एक लाल रंग की लाल लाइट जल रही होती है उसके अंदर हमेशा, और उसको ऊपर कर दो बटन को तो बंद हो जाएगी लाइट, नीचे कर दो चालू हो जाती है लाइट पूरे घर की। ठीक है, वहाँ पर वो फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? जब कभी घर के अंदर ज्यादा लाइट आ जाए, बिजली है कभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, देखते हैं कभी बिजली कम ज्यादा होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर बिजली कभी ज्यादा आ जाए, एकदम तेज बहुत ज्यादा बिजली आ जाए, तो क्या होगा? हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब जल जाएंगे। ठीक है, इस कारण से वो फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज क्या करता है? यहां से करंट यहां जाता है, यानी कि जब आप उसमें तार जोड़ दोगे ना तभी घर में लाइट आएगी। पहले बोलते थे फ्यूज उड़ गया, उड़ गया मतलब ये तार टूट गई। तार टूटती नहीं है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है ज्यादा करंट की वजह से। तो जब मैंने नई तार यहाँ पे जोड़ दी तो ये दोनों एंड्स जो हैं वो, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया, तो घर में बिजली आ गई। लेकिन सडनली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुई वोल्टेज और ज्यादा बिजली आई या कम हुई, फ्लक्चुएशन के कारण ये फिर से जल गया, पिघल गया। पिघलने से इनका कनेक्शन टूट गया, यानी कि ये तार टूट गई, इन दोनों का कनेक्शन टूट गया और घर की बिजली बंद हो गई। अब घर की बिजली बंद होगी, फिर मैं बोलूँगा क्या होगा भाई, निकालो फ्यूज। फ्यूज निकाल के देखेंगे तो ये तार और ये तार जो जुड़ी हुई थी वो टूट गई, इसका मतलब फ्यूज उड़ गया। फिर एक नई वायर लो कोई भी, उसमें बांध दो, लेकिन वो वायर पतली ली जाती है। वो पतली इसलिए ली जाती है ताकि थोड़ा सा भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आए तो वो टूट जाए कनेक्शन। अगर आप मोटी वायर लोगे तो मोटी वायर जलेगी नहीं जल्दी, तो करंट पास होता रहेगा, सर्किट चालू रहेगा और आपकी अप्लायंस चल जाएगी। ठीक है, तो करंट इसके लिए बोला जाता है कि फ्यूज जो है, घरों के अंदर फ्यूज लगाए जाते हैं, चलो हम लोग तो अपने हिसाब से लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए भी रेटिंग्स होती है, जैसे कि 1A, 2A, 3A, 5A, 10A वगैरह होता है। जैसे बताया गया कि अगर आप एक आयरन की बात करो, कपड़े प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हमें 5A फ्यूज चाहिए। अभी इसकी ज्यादा जानकारी तो मेरे ख्याल से हमें इलेक्ट्रिशियन दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूज जो है वो हमें बचाता है, अप्लायंसेस हमारी खराब ना हो जाए, उड़ ना जाए, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जिस रेट पे काम हो रहा है उसको बोलते हैं पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। पावर को हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कि कितने रेट पर एनर्जी कंज्यूम की जा रही है उसको बोलते हैं पावर। इक्वेशन 2.12.21 gives the rate at which energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power. Electric power जो है
उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, P इज इक्वल टू वी आई, ऊपर किया था हमने, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ऊपर किया था इससे पिछले वाले में। तो P इज इक्वल टू वी आई, और इसी को हमने दोबारा क्या लिखा था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, आर इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर जो है आई स्क्वायर अपॉन आर भी, आई स्क्वायर इंटू आर भी हो सकता है, या फिर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इलेक्ट्रिक पावर को हम कौन सी यूनिट से गिनते हैं, वॉट, W। It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 watt. वॉट जो है वो पावर है जो कंज्यूम की जाती है किसी डिवाइस के द्वारा जो कि 1 एम्पियर करंट कैरी करती है और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे चलती है, यानी 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि 1 वॉट 1 W लिखा हुआ ना नीचे का इक्वेशन, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट into 1 ampere, that is 1 volt ampere. The unit watt is very small. watt जो है वो बहुत ही छोटी है, यूनिट कैसी है, बहुत ही छोटी है। Therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt. तो watt बहुत छोटा होता है इसलिए हम किलोवाट का उपयोग करते हैं। It is equal to 1000 watt. तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट is equal to 1000 watt. 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। Since electrical energy is the product of power and time, electrical energy क्या होती है, power into time, the unit of electric energy is therefore watt hour. इसी कारण से electric energy, the unit of electric energy जो है वो होती है watt hour, WH के रूप में लिखा जाता है। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. 1 watt hour 1 WH, समझ रहे हो ना, 1 WH is equal to energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. अगर आप 1 watt पावर को 1 घंटे के लिए यूज करते हो तो बोलेंगे 1 watt hour. द कमर्शियल एनर्जी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, लेकिन कमर्शियली देखा जाए तो इसकी जो यूनिट है वो है किलोवाट आवर। वैसे तो वाट आवर भी होती है, किलोवाट आवर इसकी कमर्शियल यूनिट है जिसको हम कॉमनली यूनिट बोलते हैं। आप बोलते हैं ना बिजली का बिल आता है तो बिजली वाला हमको बिल देते हैं या कोई पूछता है कितने यूनिट जल गए घर में, तो यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं किलोवाट आवर के लिए, किलोवाट आवर के लिए। अब 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 1 किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। आर बोल रहे हैं, आर मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड में मल्टीप्लाई किया। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड। क्या बन जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल। आगे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा होता है। थैंक यू।